यूरोपियन कॉलोनाइजेशन 1490 में, 1492 या 1490 में स्पेन ने वो अमेरिका और लैटिन अमेरिका में इन्होंने अपनी लैंडिंग की और कॉलोनाइजेशन का अमल शुरू किया। और ये जैसे कहा जाता है ना कि जो सब कॉन्टिनेंट अंग्रेज़ के लिए, ब्रिटेन के लिए सोने की चिड़िया था, तो लैटिन अमेरिका जो था वो स्पेन के लिए था। इन्होंने उस कॉलोनी में जितने जुल्म किए हैं वो लिखे हुए हैं किताबों में कि किस तरह से जो लोकल लोग थे उनको ये उनके सरदार को पकड़ते थे, उस पर गैर इंसानी तशद्दुद किया जाता था, आग से जलाया जाता था, जिस्म पे आग रखी जाती थी, पाँव पे, जिस्म पे, पेट पे जुल्म, और डिमांड की जाती थी कि ये जो कमरा है, ये रूम है, इसको गोल्ड से भरो, सोने से भरो, और साथ वाले कमरे को चांदी से भरो। वो उन कबीलों के पास जितने भी जमा सोने होते थे इलाकों में, उन्होंने वो सब इकट्ठे करके इनको देते थे। अब कमरे कहाँ से भरें सोने से? बॉक्स तो भर जाएंगे, चलो संदूक भर जाएगा, ब्रीफ केस भर जाएगा, अब कमरा कहाँ से भरे? लेकिन ये जान नहीं छोड़ते थे, तशद्दुद फिर करते थे कि नहीं, ये पूरा नहीं भरा। ये एक छोटी सी झलक है इनके मज़ालिम की। उस वक्त जब स्पेन ये जिसको वो फतूहात कहता है कर रहा था, तो उस वक्त बरतानिया जो है यानी इंग्लैंड, ये बिल्कुल माइनर पावर था और इट वाज रिकवरिंग फ्राम द सिविल वार, जिसको वार ऑफ रोजेज कहते हैं, उससे अभी रिकवर कर रहा था। जब इसको होश आया कि यार ये दूसरे सारे लूट मार कर रहे हैं कि मैं के पीछे रहूं, तो ये भी भागम भाग पहुंचा वहाँ, लेकिन इसके हाथ सिर्फ बचा खुचा आया, छोटा मोटा बचा खुचा। अब ये सोने के लिए सर मार रहा था, सोना अब कहाँ से मिले? और जिस इलाके में इसने लैंडिंग शुरू की वहाँ सोना था भी, लेकिन इसने भी उसी तरीके से जुल्म करने शुरू किए लोकल्स पे कि किसी वो सोना लाओ और चांदी लाओ और वेल्थ ऑफ में फूड भी पैदा करके दो, खुराक भी पैदा करके दो, ये सारा। और पहली कॉलोनी उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना में, जो अभी अमेरिका की स्टेट है, उसमें इन्होंने कायम करने की कोशिश की, जो एक डिज़ास्टर है और वो नहीं सक्सेसफुल नहीं हुई। लेकिन फिर इनका जो ऑब्जेक्टिव था ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत और खुराक कैसे हासिल की जाए। इनका एक एग्रीकल्चरिस्ट और राइटर है आर्थर यंग, ब्रिटिश। उसने उन दिनों में एक नोट लिखा बहुत दिलचस्प किस्म का। ये रिसर्चर तो हैं, ये लोग सर्च माइंड हैं। उसने नोट किया कि कुछ इलाकों में एग्रीकल्चर की पैदावार ज़्यादा होती है और कुछ में नहीं होती। अब वेस्ट इंडीज़ पे भी ये ब्रिटिश पहुंच गए थे। वेस्ट इंडीज़ हॉटेस्ट प्लेस था करेबियन में, करेबियन सी में जजीरा, वहाँ जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी होती थी। तो इसने फिर अपना एक नोट लिखा कि जी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, स्टेपल फूड ख़ास तौर पे ये इनकी दिलचस्पी होती थी। स्टेपल प्रोडक्शन जैसे वीट है, मेज़ है, राइस है, वगैरह वगैरह। तो उसने ये नोट किया कि स्टेपल प्रोडक्शन वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ सन फ्राम द कॉलोनी। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि अगर इलाका गर्म है तो पैदावार अच्छी होगी, अगर सर्द है, डिस्टेंस उसका ज़्यादा है सन का उस कॉलोनी से, उस एरिया से, उस लैटीट्यूड से, तो कम होगी। इसने फिर ये रिकमेंडेशन दी, वेस्ट इंडीज़ में सबसे बहुत अच्छी पैदावार आ रही है, सेंटर में उससे कम है और नॉर्थ में सबसे कम है। तो इसने अपना ये एडवाइस किया कि नॉर्थ में कॉलोनाइजेशन ना की जाए, फ़ायदा नहीं है, वहाँ हमें खुराक नहीं मिलेगी, वसाइल नहीं मिलेंगे। तो फिर ये लोगों ने ये अफ्रीका वगैरह को निशाना बनाया, एशिया को बनाया। अफ्रीका के में जो मज़ालिम किए, उनको ग़ुलाम बनाया, उनके पास जो वहाँ तशद्दुद हुए, उसमें
अब बाकी यूरोपियन कंट्री भी दाखिल हो गए, फ्रांस हो गया, फ्रांस भी, पुर्तगाल भी, दूसरे भी सारे शामिल हो गए कि हम क्यों पीछे रहे, लूट का माल है, लूटो। अब इसी तरह एशिया में, सब कॉन्टिनेंट में ऑलमोस्ट 100 ईयर ब्रिटिश ने इसे यहाँ, और इसमें जो कुछ कैलकुलेशंस हैं वो ये कहती हैं कि फ्राम 1785 टू 1938 ये ऑलमोस्ट जितना भी पीरियड बनता है कोई अराउंड अबाउट 150 साल, 150 ईयर्स, इसमें 45 ट्रिलियन यूके स्टर्लिंग पाउंड जो वेल्थ है वो यहाँ से इंग्लैंड या यूके में या ग्रेट ब्रिटेन में ट्रांसफ़र हुई है। 45 ट्रिलियन यूके स्टर्लिंग पाउंड हो गया। लेकिन है कि हमारा जहाँ तक हमने तारीख का तजर्बा थोड़ा बहुत वो ये देखा कि हर नेशन को, हर कम्युनिटी को, हर सोसाइटी को, हर फैमिली को, इवन हर पर्सन को एक मुकर्रर मुद्दत दी जाती है परफॉर्म करने के लिए कि ये इस पीरियड है तेरा, इस पीरियड में अब हम देखेंगे कि तू कैसे अमल करेगा। नेशन का अरसा ज़्यादा होता है, सोसाइटी का उससे कम होता है, फैमिली का उससे कम होता है, पर्सन का उससे कम होता है। अब एक पर्सन जो है, मैं या आप, हम मतलब जितना भी जोर लगा लें तो हमारे लिए परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 साल होते हैं। 10-20 साल वैसे बचपन में गुजर गए और आखिर 60-70 के बाद वैसे बुढ़ापा आ गया, तो उसमें आपने परफॉर्म करना है 40-50 साल में। फैमिली 2-3 जनरेशन तक चल जाती है। नेशन जो है वो 100 साल, 200 साल, 300 ईयर, 400 ईयर, 500 ईयर, इवन 700 ईयर्स, लाइक रोमन एम्पायर, लाइक ओटोमान, उस्मानिया हुकूमत उस्मानिया, जिसको खिलाफत भी कहा जाता है, फ़िरौनों का दौर 300, अंग्रेज़ बर्रे सगीर में ऑलमोस्ट 100 ईयर, मुग़ल 200 ईयर्स, इसी तरह दूसरे कि वो उनको मौका दिया जाता है। तो ब्रिटिश को भी बहुत, यूरोप को भी बहुत मौका मिला, बहुत दिया गया इनको। इनका सॉफ्ट चेहरा भी है, बहुत ज़ाहिर है कि इनमें कैलिबर है, रिसर्च माइंड हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, लड़ाई में वेल प्लानिंग के साथ आते हैं। कहीं भी कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो बहुत अच्छा उसका प्लान करते हैं, उस पर फिजिबिलिटी उसकी बहुत अच्छी बनाते हैं। सारी खूबियाँ हैं, तो ज़ाहिर उन्होंने दुनिया पे अपना सल्तनत बनाई और रूल किया सारा सिलसिला। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो मुजालिम हुए, फौल खेले, तो वो भी तो अपनी जगह बहुत कड़वे घूंट हैं। अब लगता है कि जो फसल यूरोप ने अपनी कॉलोनाइजेशन में जो बीज बोए थे, वो फसल बिल्कुल तैयार है, पक चुकी है। अब ये काटेंगे उसको, किसी भी शक्ल में काटें। अब यूरोप को बहुत थ्रेट है, इकोनॉमिक्स रिसेशन और इकोनॉमिक्स का थ्रेट है, उसका फ्यूचर इकोनॉमिकली डार्क नज़र आता है। उसको सबसे बड़ा थ्रेट क्लाइमेट चेंज का है, बहुत बड़ा थ्रेट। ये यूरोप की एग्जिस्टेंस के लिए आगे सवालिया निशान है। उसको रशिया का साथ जो टसल है नेटो की शक्ल में, ये बहुत बड़ा थ्रेट है, जिसको वो अभी भी अगर चाहे तो अवॉइड कर सकता है। लेकिन जो भी उसको धक्का दे रहे हैं यूरोप को, वो अगर बच जाए तो बेहतर है। तो लगता है कि अब यूरोप वो फसल काटेगा, और जो दिन इसने दुनिया को अपनी कॉलोनाइजेशन में लोकल्स को दिखाए थे, अब वो दिन खुद देखेगा, लगता है।